आज जो मैं साईफाई फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका पहला पार्ट मैंने कल पोस्ट कर दिया था, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए इसका पहला पार्ट देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वहीं ये एक कॉमेडी फिल्म है, इसलिए प्लीज इसकी कहानी में लॉजिक की खोज ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत इसके प्रीक्वल के बैकग्राउंड से होती है कि कैसे नाजीज ने 1945 के दौरान डार्क साइड ऑफ द मून पर छिपकर पनाह ली थी और मौका मिलते ही उन्होंने धरती पर फिर से कब्जा करने की कोशिश भी की, पर अंत में यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स लालच के भूख में धरती का नाशक साबित हुए, जिन्होंने एक दूसरे के साथ युद्ध में धरती को न्यूक्लियर रेडिएशन में इनहॉस्पिटेबल कर दिया। और अब हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को किसी अननोन लोकेशन पर लैंड करते ही वो किसी अननोन चेंबर में प्रवेश करते नजर आती हैं। सबसे अजीब बात कि वो देखते ही देखते शेप शिफ्टर की तरह रूप बदलने लगती है। इनफैक्ट सिर्फ वो ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन का भी रूप बदलते नजर आता है। अब आखिर वो क्या थे हमें आगे पता चलेगा। अब समय 2047, आर्मगेडन के 30 साल के बाद धरती अब भी रहने लायक नहीं रही। सिर्फ कुछ ही लोग फॉर्मर नाजी के बेस पर सर्वाइव कर गए और यहाँ एंट्री होती है रेनेट की बेटी ओबी की, जिसके पिता जेम्स अब नहीं रहे। वो सभी दिन की शुरुआत किए ही होते कि अचानक से उन्हें अपने रडार पर धरती से कोई अननोन स्पेसशिप उनकी बेस की तरफ बढ़ता डिटेक्ट होता है, जो उनके सिस्टम को हैक करके उनके लैंडिंग डोर को भी अनलॉक करने में सफल हो जाता है। रेनेट को डर रहता है कि कहीं वो नाजी ही ना निकले, इसलिए उसे हवा में ही ढेर करने का आदेश देती है, पर वो भी मासूमों को मुश्किल में नहीं देख सकती, इसलिए इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट वो वेपन सिस्टम को फेल कर देती है और इस तरह वो अननोन स्पेसशिप नाजी फोर्ट्रेस में घुस आता है। पर वो लैंड करते ही क्रैश होने वाला होता है कि सही समय पर ओबी उसे क्रेन की मदद से बचा लेती है। स्पेसशिप से लोगों के निकलने पर पता चलता है कि वो सभी साधारण रशियन रेफ्यूजीज हैं, जिनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ पनाह लेने का, जिसमें शाशा ने उनकी बहुत मदद की जुगाड़ के मदद से स्पेसक्राफ्ट बनाने में। पर वो रिवील करते हैं कि उनके पास खुद फूड, मेडिसिन और स्किल्ड प्रोफेशनल्स लिमिटेड है, जिसके कारण उनका खुद का यहाँ बसर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पर वहीं उनके बीच एक अजीब जॉबिसिज्म कल्ट के स्टीव जॉब्स के भक्त है, लेड बाय डोनाल्ड, जो सारे ऐशो आराम का लुत्फ उठा रहे हैं, जो अपने कल्ट में किसी और को आसानी से शामिल होने नहीं देते। उनका कल्ट एप्पल का फैंस इतने सनकी होते कि किसी के भी अपने फोन को जेल ब्रेक करने पर भी वो उन्हें वहीं एक्सटर्मिनेट कर देते हैं। वहीं रेनेट टर्मिनल इलनेस बीमारी से गुजर रही होती है। फोर्ट्रेस भी अनस्टेबल हीलियम रिएक्टर के कारण और भी कमजोर होता जा रहा है। यदि उन्होंने नए प्लैनेट की खोज नहीं की तो वो जरूर अगले भूकंप के झटके में ढह जाएंगे। ऊपर से मुसीबत ये कि उनके स्पेसशिप में उतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो ब्रह्मांड में नए प्लैनेट की खोज कर सके। पर इन सब से लड़ते हुए ओबी कैसे तो सब कुछ संभाले रखती है। पर उसी रात ओबी एक अनजान को उसी स्पेसशिप से निकलता देखती है, जो सीधे मेन फ्यूरर के रूम में घुस जाता है, क्योंकि बाद में रिवील होता है कि वो खुद मेन फ्यूरर कॉर्स फ्लाइश है, जिनकी तो प्रीक्वल में मौत हो गई थी। पर इससे पहले कि वो अपने पुनर्जन्म का राज खोले, वो ओबी को उसकी माँ को खिलाने के लिए एक टॉफी देता है, जिसे उन्हें खिलाते ही वो एकदम से जैसे रिजुविनेट होकर उनकी सारी बीमारी भी खत्म हो जाती है। कॉर्स फ्लाइश फाइनली रिवील करती है कि उनकी शेप शिफ्टर्स प्रजाति दरअसल व्रील जाति को बिलोंग करती है, जो फलते फूलते प्लेनेट के खोज में उन्होंने डायनासोर्स के युग में धरती की खोज की थी और वहीं अपने भाइयों के साथ बसर करने का तय किया था, जिसमें से एक बेचारा डायनासोर्स के हाथों मारा गया। जो टॉफी उसने उसे दिया वो व्रील के प्योर एनर्जी से बना था, जो ना सिर्फ किसी को ठीक कर सकता है बल्कि वो उन्हें अमर बनाए रखता है और जो किसी भी जहाज को अनगिनत ऊर्जा भी प्रोवाइड कर सकता है। उस दौरान धरती पर बसर करने पर उन्हें धरती के प्राइमेट्स पर दिलचस्पी होने लगी थी, इसलिए एक दिन उन्होंने उनका व्रील उनके सबसे फेवरेट प्राइमेट्स नेम्ड एडम और ईव को एप्पल में इंजेक्ट करके दिया, जिसके कारण उनकी एवोल्यूशन की गति बढ़ गई और धरती पर पहले इंसानों ने जन्म लिया। यानी कि वो ये दावा कर रहे हैं कि इंसानों का निर्माता वही है। पर फिर धरती पर एस्ट्रॉइड्स का प्रलय आने के कारण उन्हें अपने जहाज के साथ धरती के केंद्र में पनाह लेनी पड़ी, क्योंकि एक रहस्य जो इंसानों को नहीं पता है वो ये है कि धरती का केंद्र खोखला है।
अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो अपनी एक उंगली उसके सामने काटकर उसी व्रील टॉफी को निकलने के बाद उसकी उंगली छिपकली की तरह उग आती है। वो बताते हैं कि धरती के केंद्र में इतनी व्रील है जो उनके लोगों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, जिससे वो अपने शिप को भी पावर कर सकेंगे। वो उन्हें धरती के केंद्र में जाने का रास्ता एक मैप में दिखाते हैं जो एंटार्क्टिका के पहाड़ों के बीच में छिपा है, जहाँ प्रवेश करने पर उसे अगार्था शहर के बीचों बीच एक मंदिर दिखाई देगा जहाँ होली ग्रेल रखा गया है, जिससे अनगिनत व्रील पैदा होती है। वो उसे इसलिए बता रहा है क्योंकि वो भी सर्वाइव करना चाहता है, इसलिए उसे उसके लिए नहीं तो कम से कम अपनों के लिए होली ग्रेल को रिकवर करना होगा। पर वो उसे इससे भी आगाह करता है कि उसकी प्रजाति के लोगों को इंसान जरा भी पसंद नहीं है और वो शहर अगार्था शेप शिफ्टर्स व्हील से रेंग रहा है। जाहिर तौर पर ओबी के पास इससे बेहतर मौका नहीं होता अपने कमजोर माँ और बाकी सभी को एक जीने का आसरा देने के लिए, इसलिए ओबी शाशा, अपने एक दोस्त मैल्कन और जो भी सिज्म कल्ट की जिद पर उन्हें भी अपने साथ लेकर सभी धरती के लिए रवाना हो जाते हैं। कोई आइडिया नहीं कि वो धरती के रेडिएशन में टिक पाएंगे कि नहीं, पर फिर भी जोखिम उठाते हुए वो सफलता से बताए हुए लोकेशन अंटार्कटिका में लैंड कर जाते हैं और बर्फ की पतली परत होने के कारण अब वो सीधे धरती के केंद्र की तरफ गिरने लगते हैं और अंत में सच में धरती के अलग और अद्भुत ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। किसी तरह बचते बचाते लैंड करने पर वो धरती के केंद्र में छिपे खूबसूरती को देखने के बाद सभी एकदम सम्मोहित हो जाते हैं, जिसके बीच सच में व्रील एग्जिस्ट करता है जो धरती के कोर को ऊर्जा प्रदान करता नजर आता है। वो मैप की मदद से अगार्था शहर को खोज निकालते हैं और अब यहाँ एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि दुनिया के जो भी सबसे बड़े लीडर्स रहा करते थे, जैसे रोमन एम्परर कैलिगुला, जोसेफ स्टालिन, पोप ग्रेगरी द 8, ओसामा बिन लादेन, एडोल्फ हिटलर, मार्क जुकरबर्ग, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, जंगेज खान, नॉर्थ कोरियन चेयरमैन किम जोंग उन, माओ जेडोंग, उगांडा के डिक्टेटर इडी इमन दादा और फिनिश प्रेसिडेंट उरो केकुनिन दरअसल इंसान के भेष में शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स व्रील ही थे, जिनके बैठने के तरीके को भी देखकर साफ समझ आता है जैसे वो लियोनार्डो डा विंची के द लास्ट सपर को इनैक्ट कर रहे हो। एडोल्फ हिटलर अपने भाई कॉर्स फ्लाइज के कब से तलाश में है, जिनके निर्माण के इंसानों ने ही धरती को नष्ट कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने निभाया, इसलिए वो सभी मिलकर गुस्से के आग में उनकी हत्या कर देते हैं। वहीं अगार्था शहर पहुंचने पर जोबसिस कल्ट ओबी के ग्रुप से अलग हो जाता है और जब उन्हें स्टीव का भी शेप शिफ्टिंग रियल वर्जन भी दिखाई देता है तो वो बेवकूफ उनके चरण धोने लगते हैं, पर उन्हें क्या खबर कि वो इंसानों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सभी और मैल्कन भी धर लिया जाता है। वो उन्हें कच्चा निगलने ही वाले होते कि डोनाल्ड अपनी जान के बदले हिटलर को उनके भाई की जानकारी देने का प्रस्ताव रखता है, पर धोखेबाज हिटलर जानकारी लेने के बाद उन सभी को कच्चा निगलने का सजा सुनाता है। वहीं ओबी और शाशा मिलकर मंदिर पहुंचकर गार्ड से बचते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां वो होली ग्रेल की खोज कर लेते हैं, पर बेवकूफों को खबर नहीं कि होली ग्रेल के उसके स्थान से हटाते ही पूरा अगार्था अंधेरा में छाने लगता है। वो गार्ड्स के नजर से बचते हुए होली ग्रेल लेकर मैल्कन भी बचते बचाते उनके साथ डायनासोर के रथ पर भाग निकलता है, पर ब्रिज के दूसरी साइड छलांग लगाकर वो उनके चंगुल से अभी के लिए तो बच जाते हैं, पर उन्हें ये बिल्कुल भी खबर नहीं कि हिटलर उसके भाई के तलाश में उनके स्पेसशिप का पीछा कर रहा है। वो सही सलामत बेस पहुंच जाते हैं, पर तब तक हिटलर अपने टाइनोसरस में सवार धावा बोलता है, जिनका टाइनोसरस अपने रास्ते में सभी को निगलने लगता है। अब और कोई चारा नहीं। वहीं अब जब उनके पास अनगिनत ऊर्जा का सोर्स वो होली ग्रेल है, वो भी सभी को लेकर बेस छोड़ने का तय करती है, पर रेनेट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे रहने का ही तय करती है और होली ग्रेल से एक घूंट लेने के बाद वो फिर से जैसे रिजुविनेट हो जाती है और एक ही वार में हिटलर के टाइनोसोरस को धूल चटा देती है, जिसमें वो हिटलर भी अंत में मारा जाता है। पर धोखेबाज कॉर्ड फ्लैश अपना पुराना बदला लेने के लिए उनकी जान ले लेता है, पर कम से कम शाशा होली ग्रेल को पावर सोर्स में फिट करके सिविलियंस को रेस्क्यू करके सभी एक साथ मिलकर भाग निकलते हैं। पर अब कोर्ड फ्लैश ग्रेल के स्पेसशिप में होली ग्रेल के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। वो लाख कोशिश करते हैं उनके अटैक से बचने के लिए, वहीं उनके पास खुद का बचाव करने के लिए कोई हथियार भी नहीं होता, पर अंत में चालाक ओबी कोस्ट फ्लाइज के स्पेसशिप के सिस्टम को हैक करके उनके सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देती है, जिससे उनका स्पेसशिप चकनाचूर हो जाता है। फाइनली कई वर्षों बाद होली ग्रेल के अनगिनत प्योर व्हील एनर्जी की मदद से उनके समुदाय में फाइनली खुशी लौट आती है और वो सभी भोजन का भी पेट भर के आनंद ले पाते हैं। और अंत में शाशा अपना प्यार ओबी को व्यक्त करने के बाद वो सभी एक नए हैबिचुअल प्लैनेट के तलाश में निकल पड़ते हैं।
और फिल्म पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और बड़ा सीक्रेट रिवील करते हुए कि सोवियत यूनियन भी नाजी की तरह मार्स पर कॉलोनाइज की जानकारी से खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि इसका तीसरा पार्ट कॉल्ड आयरन स्काई द एंड गेम के भविष्य में बनने का भी पूरे चांसेस हैं। वहीं यदि अगर आपको जानना है कि आखिर फिल्म में व्रिल की प्रेरणा कहां से मिली, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।